गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 31 मई आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 31 मई और 2019 थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। तो 31 मई के थर्ड शिफ्ट में जितने भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, हर प्रश्न को समझना है। और जितने भी न्यूमेरिकल अगर आपके बीच इस वीडियो में जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकलों को दोस्तों खासकर आपको अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यानी मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो क्या है दोस्तों, मांसपेशीय प्रोटीन होती है एक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, अंडाणु, जिसे दोस्तों हम अंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यहाँ आपसे पूछा गया है यदि किसी पर्वत में कई सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब बंद हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देंगे क्योंकि दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो केवल जो बंद होता, अगर मान लीजिए दोस्तों एक बल्ब बंद होता तो अन्य बल्ब जले रहते अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होते। लेकिन दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो एक ही पर्वत में जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है, अगर एक बल्ब में अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो सारे बल्ब जलना बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप देखिए हर वीडियो में बोलता ही हूँ आपके लिए, लेकिन और ये मेरा कहने का फ़र्ज़ है दोस्तों। बाकी आप खरे उतरते हैं या नहीं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हों, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरआरबी जेईई या अन्य किसी एग्ज़ाम की या आरपीएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हों, एसएससी, एसएससीजीएल, एसएससीपीओ किसी की भी। और आप सभी को पता ही दोस्तों कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो रेलवे के एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में दोस्तों 4 से 5% साइंस के पूछे ही जाते हैं। और रेलवे तो दोस्तों साइंस का खजाना है, जहाँ पर दोस्तों 25 क्वेश्चन से कम तो किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों साइंस नहीं पूछी जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैं जितनी भी शिफ्ट आपके लिए डाल रहा हूँ, चाहे मैं आरआरबी ग्रुप डी की डालूँ, चाहे एनटीपीसी की डालूँ, चाहे एएलपी की डालूँ, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की डालूँ, चाहे आरआरबी जेईई की डालूँ, चाहे आरपीएफ की डालूँ, आपको हर शिफ्ट को समझना है, देखना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सारी शिफ्टों की न्यूमेरिकल देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तभी जाकर आप एक अच्छा बेस जो है अपना बना सकते हो। और इससे आपको दोस्तों जितने आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प उनमें मिलने वाली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हर शिफ्ट को देखा करें, समझा करें, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों जो चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और इसमें आपसे पूछा गया है झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, सुपोषी यानी ऑट्रोफिक जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और आपको बता दूं दोस्तों कुछ शिफ्टें और बची हुई हैं आपकी आरआरबी जेईई की। फिर उसके बाद दोस्तों होगा क्या, देखिए मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं और हर वीडियो में मैंने आपके लिए बताया है मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं। और उन सारे के सारे हैंड नोट्सों को दोस्तों मैं आपके लिए कराने वाला हूं, जो कि न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं, यानी जितने भी फॉर्मूले हैं दोस्तों फिजिक्स में, और वो सारे न्यूमेरिकल आपके लिए कराने वाला हूँ, वो सारे फॉर्मूले आपके लिए कराने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी बार दोस्तों देखने को मिले हैं ग्रुप डी में, और एनटीपीसी में तो दोस्तों पूछे ही जाते हैं, एएलपी में भी पूछे गए हैं। और अब की बार तो ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दोस्तों वो बहुत सारे प्रश्न जो हैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से देखने को मिले थे। यानी दोस्तों वहाँ पर देखा था मैंने
कि हर शिफ्ट में दोस्तों 5 से 6 प्रश्न वहाँ पर देखने को मिले थे। तो वो भी मैं आपके लिए खुद के हैंड नोट्स के आधार पर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेहतर कंटेंट प्राप्त होने वाला है आपको और मिल रहा है दोस्तों जितना मुझसे हो रहा है। बाकी अगर आपको कहीं भी कमी दिखे तो आप मुझे बता देना, या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, साइंस हो या जीके हो, इन दोनों में से ही किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, बाकी आपका जो है रेगुलर सारी चीज़ें चली रही हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि घर्षण कम करने के लिए किसी मशीन की गतिशील भागों के बीच क्या रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है दोस्तों, एयर कुशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि इकोकार्डियोग्राफ में डैश का उपयोग किया जाता है। तो इकोकार्डियोग्राफ में दोस्तों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है। तो कौन सा दोस्तों, सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों बरसात हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा बहुत क्या है दोस्तों, हवा की सरसराहट की थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, तो आप मेंटेन कर लेना। खाली आपको वीडियो पर कंसंट्रेट बना के रखना है बस। तो चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, पहले आपको ये देखना होगा। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है आपका 17। और कभी भी जब हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के क्रम में भरते हैं। तो 2 यहाँ पर शुरुआत में पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा और 17 है, 8 और 2 10 बचा 7, तो यहाँ पर 7 में अंतिम में रख देंगे। तो 2, 8, 7 किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, छोटी रंगीत नदी भारत के किस हिल स्टेशन से होकर बहती है। तो किससे दोस्तों, दार्जिलिंग से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दोस्तों, जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, यहाँ आपसे पूछा गया है शनिवार डैश का एक अयस्क है। तो शनिवार जिसे दोस्तों हम शनिवार भी कहते हैं, तो ये दोस्तों पारे का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ईटानगर किसकी राजधानी है। तो ईटानगर दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तो किस राज्य में दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा वन का जो क्षेत्रफल है वो भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये भी आपको खासकर याद रखना है। और ये आगे देखिए दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि किस क्षेत्र का वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा धात्विक तत्व पानी से अधिक सघन होता है। तो कौन सा दोस्तों, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यहाँ आपसे पूछा गया है किस, दोबारा हो चुका है दोस्तों ये टाइप, जबकि पूछा जाए बता दिया है मैंने, मध्य प्रदेश का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो देखिए दोस्तों मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है बाबर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है। तो कौन सा बल दोस्तों, प्रणोद बल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों लुईस क्षार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 20 और यहाँ आपसे पूछा गया है पृथक्करण फनल। देखिए दोस्तों, पृथक्करण फनल का उपयोग डैश के मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है। तो किसके मिश्रण के लिए किया जाता है? अमिश्रणीय तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका ये न्यूमेरिकल बन जाता है आपके लिए, क्यों दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल है ये घुमा फिरा कर कई बार आपसे पूछा जाता है, कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कभी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस प्रकार। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है यदि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड है और ध्वनि को अलग सुन पाने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो न्यूनतम समय अंतराल है वो है 1.1 सेकंड। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो ध्वनि को स्रोत से परावर्तित सतह तक जाने और फिर जो है कान तक वापस आने के लिए तय करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उससे अगर आप डायरेक्टली मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो हवा की जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछे तो यहाँ पर दिया ही है दोस्तों 344 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है दोस्तों 346 पर सेकंड। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर क्या होगा दोस्तों, जो आपका है ध्वनि की चाल जो है दोस्तों 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जो आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, इसका दोगुना हो जाता है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 17.2, तो उसका दोगुना हो जाता है यानी 34.4 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जितने भी 3 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बताए आपको खासकर याद रखने हैं। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको खासकर याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्टिनॉइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 और यहाँ आपसे पूछा गया है दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स डैश में आयोजित किए गए थे। यानी दिल्ली में पहली बार जो एशियन गेम्स हैं वो कब आयोजित किए गए थे, ये यहाँ पर आपसे वो सीधा पूछना चाहता है। तो कब किए गए थे दोस्तों, 1991 में, 51 में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को दोस्तों नियंत्रित करती है। तो कौन सी दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों आपका देखिए ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी दोस्तों कई शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर पूछा जा चुका है। 2018 का दोस्तों आपका एलपी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है। और दोस्तों एसएससी सीपीओ का जो आपका 2021 का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है। और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो किस नृत्य में दोस्तों, मणिपुरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, दोस्तों वही मणिपुर होगा, डबल टाइप हो चुका है, सॉरी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है
कि परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो परख नली शिशु है क्या दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये क्या है कि एक तरह से दोस्तों परख नली शिशु में क्या होता है कि मादा के जो हैं दोस्तों अंडाणु और नर के जो हैं दोस्तों शुक्राणुओं को लेकर एक ट्यूब जो होती है दोस्तों उसमें डाल दिया जाता है। वहाँ पर उनका निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद दोबारा से उस निषेचन के बाद जो युग्मनज जो बनता है दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों, निषेचन के बाद हमारे शरीर की सबसे प्रथम कोशिका जो होती है वो दोस्तों युग्मनज होती है और युग्मनज का ही निर्माण होता है सबसे पहले, और युग्मनज में से ही दोस्तों शिशु का पूर्ण रूप से निर्माण होता है। तो जो युग्मनज जो बनता है दोस्तों निषेचन के बाद, उससे दोस्तों फिर से उस मादा के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, यानी मादा गर्भ में डाल दिया जाता है और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 9 महीने तक बच्चा पलता है। और दोस्तों आपको बता दूं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियम नाम की एक मादा का जो हमारा गर्भाशय होता है उसमें 3 परत, जैसे कि दोस्तों ये गर्भाशय होता है इस प्रकार, और इस प्रकार जो गर्भाशय होता है दोस्तों वो होता क्या है कि इसमें 3 परतें होती हैं, 1 2 और ये एक तेरी तुम्हारी ये 3 परत होती हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम परत से ही दोस्तों युग्मनज जो है जुड़ता है शुरुआत में, और मैं बता दूं दोस्तों कि 2 से 3 महीने बाद 2 से 3 सप्ताह के अंदर अंदर ये जुड़ जाता है। फिर इसी से दोस्तों जो है एंडोमेट्रियम जो परत जो होती है गर्भाशय की, उसी के द्वारा दोस्तों जो है शिशु जो होता है यानी भ्रूण जो होता है उसको दोस्तों पोषण मिलता है, उसका विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिंब का निषेचन परख नली में होता है। डिंब जिसे दोस्तों हम अंडाणु कहते हैं, लेकिन गर्भाशय में विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान क्या है? सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपसे पूछा है, NaOH जो ये होता है इसका पीएच मान पूछा है। तो दोस्तों 14 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ पर पूछा गया है पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ पर पूछा गया है पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम की कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, जब भी हम जो है दोस्तों ग्रुप में आवर्त सारणी के दोस्तों ग्रुप में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ये सोडियम और पोटेशियम दोनों ही दोस्तों ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, है ली ना और की रब से फरियाद। ये सोडियम आया, फिर ये पोटेशियम आया। तो सोडियम से पहले दोस्तों पोटेशियम से पहले सोडियम, तो सोडियम की परमाणु त्रिज्या जो है दोस्तों पोटेशियम से कम होगी, यानी पोटेशियम की अधिक होगी। तो पोटेशियम की क्या होगी दोस्तों? सोडियम से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, और आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट देश के समक्ष पेश किया जाता है? तो किसके समक्ष दोस्तों? लोकसभा के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सोनार की मदद से क्या मापा जा सकता है? तो क्या मापा जा सकता है दोस्तों? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? हृदय। बाकी दोस्तों मुंह, यकृत, आमाशय तीनों के तीनों ही दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, सॉरी दोस्तों हिस्सा है। जबकि यकृत, हृदय सॉरी दोस्तों आपका ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 235। यहाँ पर पूछा गया है पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो किसने जीता दोस्तों? भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और उसका आकार दोस्तों भालू के जैसा होता है? तो कौन सा है दोस्तों? सप्तर्षि मंडल। और दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों पिछली बार SSCGL में पूछा जा चुका है। और आपको बता दूं दोस्तों यूपी पुलिस में ये पूछा जा चुका है। पिछली जो भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस में BPSC में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ये बिहार का जो एग्ज़ाम होता है जैसे RPSC हमारे यहाँ राजस्थान का होता है उसी प्रकार बिहार का होता है BPSC, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक विद्युत हीटर पर 2 किलोवाट की रेटिंग की गई है। विद्युत ऊर्जा का मूल्य दोस्तों 4 रुपये प्रति किलोवाट है। तो हीटर का 3 घंटे का उपयोग करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना होगा? यानी दोस्तों 2 किलोवाट की रेटिंग की गई है और 1 किलोवाट का जो मूल्य है वो है दोस्तों 4। तो 2 किलोवाट का कितना होगा दोस्तों 8, यानी 4 दूनी 8 और 3 घंटे से जलाया गया है। तो 3 घंटे में कितना बनेगा दोस्तों? 8 के 24 यानी 24 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है? तो किस में होता है दोस्तों? विद्युत रोधी पदार्थ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 और यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनता है? तो कौन सा दोस्तों? मकड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी और सीधा और बड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी पहले हम दोस्तों परमाणु क्रमांक देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 11। अब इसे रख लीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए बता चुका हूँ। जो परमाणु क्रमांक जो हम रखते हैं वो रखते हैं दोस्तों 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32 के हिसाब से। तो पहले 2 आएगा फिर 8 आएगा, 8 और 2 10 बच्चा 1 यहाँ पर रख देंगे। ये होगा आपका यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एनोटेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 31 मई और आपका थर्ड शिफ्ट के ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।